जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ साथ मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लाइक और शेयर कर रहे होंगे। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारा हैशटैग है और जो हमारा मोटिव है कि हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, तो वो ज़रूर पहुंचे। और माय नेम इज रोहित रानवे। और कोई भी डिटेल्स आपको जानना है, कोई भी चीज़ आपको समझना है, तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं। यू विल इजी टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, इजी टू कॉन्टेक्ट। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। यू इजीली कनेक्ट विद अस। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूनियन बजट के ऊपर है, जो कि 1 तारीख को आ चुका है। तो जनरली मेरे पास जो टाइम था वो आज का था, और कल 1 तारीख बजट जैसे ही आया मैंने भी थोड़ा स्टडी करा और उसके बाद में ये चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है मैं एमएम एकेडमी के वेबसाइट से लिया हुआ है मैंने। तो जनरली क्या है, कुछ वहां से आपको क्रक्स दे दूंगा और बाकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से मैंने चीजें उठाई हुई। ठीक है, तो उन्हीं का ये टैग बनाया हुआ है, ये मेरा कुछ इसमें एफर्ट नहीं है। यूनियन बजट 2024-25 आसान भाषा में। तो यूपीएससी जनरल ने यूपीएससी के लिए बनाया हुआ है, सिविल सर्विस के लिए। तो हमें अपने डिफेंस एग्जाम की तैयारी करनी, तो डिफेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और फैक्चुअल चीजें हमको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे हम इस चीज को रखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि डिफेंस में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, चाहे आपका एनडीए हो। ये सब एग्जाम में आपको मेन जो इंपॉर्टेंट होता है, क्रक्स होता है, वो आपका वन लाइनर या थोड़े से कॉन्सेप्ट। सीडीएस में थोड़े से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, 11th-12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स ही कर ली तो इजी टू हैंडल हो जाता है। ठीक है, और ये बजट हमें क्यों जानना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बजट जानना क्यों होता है। देखिए, कुछ पैसा सरकार के पास आता है और कुछ पैसा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट। मतलब एक सरल और आसान भाषा में समझाना चाहूं तो हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है और कुछ पैसा जा रहा है, तो उसी को बोला जाता है आपका जीडीपी। उसी को कैलकुलेट किया जाएगा और उसी को क्या बोला जाएगा, जीडीपी। और उसी को बोला जाता है बजट, कि हमारा बजट कितना और हम खर्च कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो हम जानेंगे। और कोई भी डाउट हो, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये नंबर पे मेरे को मैसेज करेंगे, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। और मैं आशा करता हूं कि आप बजट जो आप फर्स्ट टाइम समझ रहे होंगे, बहुत से बच्चे मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बजट समझाने की जो मेरी आशा है और आपको पढ़ाने की जो मेरी आशा है, वो यही है कि आप सीख लो कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, बहुत अच्छा इनने बनाया है पीपीटीज वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी जो क्रिएटिविटी है और इनके पास जो कंटेंट राइटर है, अभी मेरे पास तो कोई कंटेंट राइटर है नहीं, क्योंकि मैं ही सब मैनेज करता हूँ। तो जनरली बजट क्या होता है, यहाँ बात हो रही है बजट होता क्या है। बजट दो चीज पे डिपेंड करता है, बजट दो चीज पे मतलब मैटर करता है, और वो क्या है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। मतलब आपको जो बजट है वो कहां से आ रहा है और फिर आप वो बजट को खर्च कहां कर रहे हो। तो सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्या? बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? तो नहीं, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, बस हाँ बोलचाल भाषा में हम लोग यूज कर लेते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जो कि अंडर आर्टिकल 112 के अंदर आती है, अंडर आर्टिकल 112 के अंदर आती है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बजट में क्या चीज आती है, रिसिप्ट आती है और एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप समझते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा इनने क्रिएटिविटी करी हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आया, इस वजह से मैं डायरेक्ट उठा के लेके आया। अब आता है रेवेन्यू बजट। देखिए, थोड़े से इकोनॉमिक्स के टर्म में आपको समझना पड़ेगा।
रेवेन्यू बजट के अंदर क्या आ जाता है, आपका रिसिप्ट आ जाती है, कौन सी, टैक्स की और नॉन टैक्स की। ठीक है, रेवेन्यू बजट के अंदर आपकी दो चीज आ जाती है, एक तो रिसिप्ट आ जाती है और एक एक्सपेंडिचर आ जाता है। एक्सपेंडिचर हम बाद में देखेंगे, पहले रिसिप्ट देख लेते हैं। तो रिसिप्ट में भी दो चीज आ जाते हैं, एक तो टैक्स आ जाता है और एक तो नॉन टैक्स आ जाता है। ठीक है, रेवेन्यू और बजट मतलब हमारे पास कितना बजट आ रहा है और कहां से आ रहा है, मेन मुद्दा ये। रेवेन्यू बजट का मतलब है, रिसिप्ट का मतलब ये है कि आपके पास टैक्स या आपके पास पैसा आ कहां से रहा है, मुद्दा और सरल यही बात है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि आप खर्चा कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला आ गया आपका टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 2016 के बाद इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। और कौन से अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया गया और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ठीक है, सब आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, इतना डीप में मत जाइए, थोड़ा सा समझिए। टैक्स के अंदर दो चीज आती है, एक तो डायरेक्ट और एक तो इनडायरेक्ट। ठीक है, टैक्स के अंदर दो चीज आती है, एक तो डायरेक्ट और एक तो इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या हो गया आपका, जीएसटी। आप 1 रुपए की टॉफी भी लेने जाओगे तो आपको क्या देना पड़ता है, जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जनरली आपकी एक अच्छी सैलरी है, मतलब 3 लाख रुपए के लमसम आपकी एनुअल सैलरी है, तो यू विल बी पे इनकम टैक्स। तो अभी ये दायरा बढ़ चुका है, अब ये 5 लाख हो चुका है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से अबव है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जहां आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जहां आप क्या करते हो कि जो बिजनेस उद्योग होते हैं वो टैक्स फिल करते हैं अपने। ठीक है, और दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। वेट अ मिनट, चलिए आगे देखें। अब आ जाता है नॉन टैक्स। अब यहां तो टैक्स देख लिया, अब नॉन टैक्स। भाई हमने किसी को उधार दिया है, जैसे कि हमने अफ्रीका में किसी को उधार दिया है, श्रीलंका को कहीं उधार दिया है, किसी कंट्री को हमने उधार दिया है या स्टेट को उधार दिया है, तो वहां से अगर कुछ पैसा आ रहा है, जैसे ब्याज पे देते हैं ना पैसा, वही उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव। मतलब हमने 1 लाख रुपए किसी को दिया और उसका ब्याज आ रहा है हमें, तो वो नॉन टैक्स में होगा और उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। ग्रांट रिसीव, किसी ने हमको ग्रांट दिया है, मतलब जेस्चर दिया है कि आप इतना इतना पैसा ले लो और हमारी तरफ से है, और क्या कर लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, रोड बना लो, बिल्डिंग बना लो, जो बनाना है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर। अब आपका खर्चा कहां होता है, मुद्दा यही है ना, हम बजट क्यों पढ़ते हैं कि सबसे पहले पैसा आया कहां से और पैसा जा कहां है। तो एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पे ही हमारा ज्यादा पैसा जो बजट का आता है वो चला जाता है। फिर सब्सिडीज पे, जैसे अन्न किसान योजना, उर्वरक योजना, उज्ज्वला योजना, तो ये सब्सिडीज जो चलती है उसी पे खर्चा होता है ज्यादा। उसके बाद आता है डिफेंस, डिफेंस में भी हमारा बहुत सारा मतलब पैसा जाता है। और ग्रांट्स गिवन, मतलब हम भी ग्रांट्स देते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम लेते ही हैं, हम भी देते हैं। जैसे मालदीव, श्रीलंका, कंबोडिया जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, हम उनको भी ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप तो आपको चीजें हुई, पता चली होगी कि रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीजें होती है। आगे बढ़े। अब देखो, अभी जो बजट आया है वो इंटरिम बजट आया है, जर्नल बजट नहीं आया। और इस वजह से इंटरिम बजट आया है क्योंकि इंटरिम बजट लाने का मकसद यही था, क्योंकि अभी मई में इलेक्शन है, और मई में इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, तो उस बेसिस पे जो फुल बजट है, जो जर्नल बजट है, वो आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम वो लाया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंटरिम बजट आया। चलो, अब कैपिटल बजट क्या होता है। कैपिटल मतलब एक अमाउंट, और वो अमाउंट क्या है, देखो, एक तो आ गया आपका रिसीव्ड और एक आपका आ गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीव्ड में डेप्ट आता है, डेप्ट मतलब कर्जा, तो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ठीक है, डेप्ट मतलब कर्जा, एक तरीके से जो कर्जा है वो हमारे ऊपर, वो ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। नॉन डेप्ट, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब
एयर इंडिया को हमने किसको भेज दिया, विजय माल्या को, या सॉरी एयर इंडिया को हमने अडानीज या अंबानीज को भेज दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। जो उसका पैसा आएगा वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, लोन रिसीव, हमने किसी से, जैसे जापान से लोन लिया है, साउथ कोरिया से लोन लिया है, यूएसए से, रशिया से लोन लिया है, तो उसे क्या हम बोलेंगे, नॉन डेब्ट। ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपेंडिचर, हम लोन देते हैं, कैपिटल एसेट भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जहां जरूरत होता है। जैसे ईरान में हमने रेलवे लाइन के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, नेपाल में हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसी को बोला जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलो, यहां तक चीजें क्लियर। आई एम सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। चलो, पैसा कहां से आता है, बहुत अच्छा, मैं बोल रहा हूँ बहुत सॉलिड बना है इन लोगों ने, मुझे बहुत पसंद आया। देखो पैसा कहां से आता है, फिर वही बात है, इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम से। ठीक है। कहां कहां से पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और कस्टम से। तो सबसे पहले इनकम टैक्स से कितना आ रहा है, 19%, एक्साइज ड्यूटी से 5%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, जीएसटी से 18% तक का टैक्स आ रहा है। उसके बाद आपका नॉन रिसीव टैक्स 7%, नॉन डेब्ट कैपिटल 1% और कस्टम का 4%, और बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी से 28%। मतलब जो हम उधार ले रहे हैं वो सबसे हमारे 28% आते हैं। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी हमारा पैसा जाता कहाँ है, ठीक है, हमारा पैसा जाता कहाँ है, अब वो भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। पैसा आ ही रहा है, बस ये नहीं देखना होता पैसा जा कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपका पैसा जा कहां रहा है, तो बताइए, क्रमांक लगाइए, मतलब नीचे से ऊपर के बीच में क्रमांक लगाइए। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो हमने पैसा लिया है, जैसे जापान से, साउथ कोरिया से, यूएसए से, तो उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद स्टेट शेयर, मतलब स्टेट को हम, जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने बोला है, रिकमेंडेशन दिया है, अगर 100 रुपए आ रहा है तो 42 रुपीज आपको स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है। अदर भी दूसरे सारे खर्चे होते हैं। पेंशन पे 4% का खर्चा जाता है, अदर एक्सपेंडिचर पे 9% का जाता है, स्टेट में 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8% जाता है। ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%, डिफेंस पे 8% का खर्चा है, सब्सिडीज पे 6% का, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का 8% और इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा 20% जाता है। वही मैंने बोला था कि इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का किस क्षेत्र में देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे देना पड़ता है। चलो रेवेन्यू बजट देखते हैं। रेवेन्यू बजट क्या है अपना, 30 लाख 30 लाख के ऊपर हमारा, 30 लाख करोड़ के ऊपर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। 30 लाख 125 करोड़ के लमसम हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो आई होप सो पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, 30 लाख 30 लाख 1275 करोड़। ठीक है। 30 लाख 1275 करोड़ हमारे पास पैसा आ रहा है, जो कि रेवेन्यू आप देख सकते हैं 36,54,657 करोड़ का खर्चा है अपने को। मतलब 6,54,657 करोड़ का ज्यादा एक्सपेंस है। मतलब पैसा क्या है, कम आ रहा है और खर्चा ज्यादा है। ये हमेशा हर सरकार का रहता है, हमेशा सरकार ये, इसी को बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। चलो, तो टैक्स हमने देख लिया, डायरेक्ट जीएसटी वगैरह, नॉन टैक्स देख लिया, इंटरेस्ट पे देख लिया। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, जो मैंने आपको बोला डेफिसिट में, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 6,53,382 करोड़।
6,53,382 करोड़ रुपीस। ठीक है, आ कितना रहा है, इसी को बोला जाता है आपकी जीडीपी है। ठीक है, तो जीडीपी का पैसा कितना आ रहा है, पैसा 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 कितना आ रहा है, तो 30,12,75 करोड़। और खर्चा कितना हो रहा है, 36,54,657 करोड़। तो डेफिसिट घाटे में कितने अपन, 6,53,382 करोड़। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो अब रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, देखिए सबसे अच्छा इन लोग ने बताया रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और जीडीपी ऑफ द इंडिया, जीडीपी कितनी है और रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू 2% ऑफ द जीडीपी। तो जीडीपी का कितना निकलेगा, 2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये हो गया है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट गिवन बाय, अभी ये देखिए योगी जी को पैसा दिएगा और क्या होगा, हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दिया जाएगा, जीडीपी ऑफ इंडिया इक्वल टू 2% ऑफ द जीडीपी। तो इफेक्टिव रेवेन्यू कितना आ गया डेफिसिट के साथ, 2,67,801 करोड़। जीडीपी ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 0.8 ऑफ द जीडीपी। तो आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। कैपिटल बजट्स देख लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन गिवन कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब हो गया। डेप्ट इंटरनल, आपके डिफेंस में इससे ज्यादा आई थिंक सो बजट डेफिसिट कितना है, तो यहाँ इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, रिसिप्ट कितना है, उधार दे दो। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है ये भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इतना टर्म किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो डैम श्योर इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो मेन बजट है उस पर हम बात करते हैं, की फीचर देखते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक है क्या है, सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसी को बजट बोलते हैं। देखो अब कुछ स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट डिवीजन फरवरी 2024। सबसे पहले विकास भारत बाय 2027, क्या टारगेट चल रहा है कि हमारा जो भारत है वो विकास होना चाहिए। तो डेवलप का मंत्र क्या है, सबका साथ सबका विकास, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, मतलब सबका विकास होना चाहिए। हर वो एक तबका जो कि लोअर ग्राउंड पे भी है और अपर ग्राउंड पे भी है, पर विकास किसका होना चाहिए, सबका। दूसरा सबका साथ सबका विकास, मतलब ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक बाय द सबका प्रयास। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रयास कर रही है, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जो जिनके पास अफोर्डेबल चीजें हैं तो वो और लोगों तक पहुंचाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा देश विकास होगा। देखो एक गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, हमेशा याद रखना। और हमारा जो मेन कंटेंट है आपको यहाँ याद क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डेवलप इंडिया एट द रेट 2047 रखा हुआ है, मतलब 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। देख लीजिए डेवलप्ड इंडिया, डेवलपिंग नहीं, 2047 तक वी आर द डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमको क्या करना है, पीपल्स मतलब जनता की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, डेवलप करना है। जैसे सब्सिडेटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल। हमको किस किस लेवल पे डेवलप करना है, फिजिकल, डिजिटल और सोशल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, डीपिंग एंड द वाइडनिंग टैक्स बेस ऑफ बाय जीएसटी, मतलब हमको जो हमारा टैक्स वाइडनेस है वो ज्यादा बढ़ाना है। अभी हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 35% लोग ही टैक्स भरते हैं, तो उसका वाइड रेंज मतलब 60-70% तक लेके जाना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और पैसा आने की वजह से वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर पाएंगे। स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल सेक्टर,
सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट ऑन द ट्रैक। हम लोग को क्या करना है, जब ज्यादा पैसा आएगा तो लोग सेविंग भी करेंगे, क्रेडिट भी लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ये तीनों चीज से गवर्नमेंट को बूस्ट मिलता है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात है, गुजरात के अंदर क्या बनाया हुआ है, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है, मतलब ये बोल सकते हैं ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस ऑफ द इकोनॉमी। गिफ्ट सिटी जो गुजरात के अंदर बनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या बात कर रहा है गवर्नमेंट। पीपल सेंट्रिक है। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, मतलब हमको क्या करना है, इन्फ्लेशन को काबू में रखना है, जो कि अभी आरबीआई नहीं रख पा रही है। तो कितना है, 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम एक्टिव पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हर एक एक तबका इस देश का क्या करना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो आई डैम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। इंडिया एंड द वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ, देख सकते हैं इंडिया की ग्रोथ कैसी है जीडीपी में और वर्ल्ड के डॉलर की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ स्टिल नीचे भी गई है, फिर उठी है और स्टिल चल रही है, और वर्ल्ड में तो स्टैक चल रही है। ठीक है, दूसरा गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, तो हमको क्या करना है, गरीब का कल्याण देश का कल्याण। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी, हमने इस पे काफी बात करी है। लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़, हमने क्या बचा लिया है, जैसे करप्शन होता था, वो करप्शन को रोक के हमने 2.7 लाख करोड़ हम लोग ने क्या किया है, डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू हमने लोगों के अकाउंट में दिया है। हमने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से, मतलब गरीबी से हटाया है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन से उठाया है 25 करोड़ लोग। ऐसे गवर्नमेंट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर आप बोल, नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है। क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर पीएम संविधि, ठीक है, संवाद निधि। ठीक है, ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पीएम संवाद निधि बेसिकली कोविड के टाइम पे लाया गया था। जो गरीब लोग हैं, जो कि रोड पे अपना बिजनेस लगाते हैं, जैसे चाट का और ये सब का बिजनेस, फल फ्रूट्स वाले, चाय वगैरह के, तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्या दिया गया, लोन दिया गया, जिससे वो रिबिल्ड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपावरिंग द यूथ। भाई यूथ ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यूथ के लिए तो कुछ कर नहीं रही है गवर्नमेंट। 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर स्किल इंडिया मिशन, स्किल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो स्किल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और पीएम श्री के अंदर देखिए, पीएम श्री बजट एलोकेशन हुआ है, इस पहले 4000 था, अब 6050 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो 150 करोड़ के लमसम का बजट बढ़ा दिया गया है, पीएम श्री बजट एलोकेशन। फॉस्टरिंग इंटरप्रेन्योरिंग एस्पिरेंट यूथ 43 करोड़ लोन सैंक्शन बाय पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना जनरली ऐसी योजना है जो कि एमएसएमई को, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। शिशु, किशोर, इस तरीके के जो लोन होते हैं 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आईआईटी, एम्स और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो 2014 में 16 थी, अब 23 हो गया, मतलब इतना पैसा, इतना करोड़ इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऊपर से 2022 में 22 करोड़ कर दिया गया है, 2014 में 16 था, अब 23 कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी 2014 में आईआईटी 16 थे, 2023 में 23 हो चुके हैं, 2014 में 7 थे एम्स, अब हो चुके 22, और यूनिवर्सिटी 723 थी, अब 1123 हो चुकी है। मतलब इंक्रीज किया है क्या, कॉलेजेस को और आईआईटीएस को। चलो अब वेलफेयर ऑफ द फार्मर अन्नदाता की पॉइंट देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के वर्दी इंक्रीज। देखिए, इंक्रीज प्रोक्योरमेंट ऑफ द व्हीट एंड द राइस। 23-24 में 38 लाख मेट्रिक टन का हमने प्रोक्योरमेंट किया है। ठीक है, और व्हीट में 262 लाख टन का प्रोक्योरमेंट किया। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट 11.8 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान। तो पीएम किसान इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस 4 करोड़ फार्मर, क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाता है, जिसमें फसल बीमा योजना के तहत, जिसमें क्या होगा, फसल अगर खराब हो जाती है तो फार्मर को पैसा मिलेगा। अब वो एक पैसा होता है, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है।
इंटीग्रेशन 1361 मंडीज अंडर द ई नाम सपोर्टिंग ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। मतलब ई नाम मंडीज बेसिकली ऐसी मंडीज है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना जो प्रोडक्ट है जो आपके खेत में निकला है उसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं नारी शक्ति। अब बात करते हैं नारी शक्ति की। इस पे भी काफी अच्छा किया। राइज इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23 था, अब बढ़ चुका है 37%। लेबर फोर्स में बढ़ा है, ठीक है, ऑफिशियल वर्क में नहीं, लेबर फोर्स में। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिस्ट्रीब्यूट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। मुद्रा योजना लोन उन लोगों को दिया जाता है जो कि खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप। इंक्रीज फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 28% हो चुका है 10 सालों के अंदर। अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ है फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इस तरीके। 43% ऑफ फीमेल एनरोल्ड इन द स्टीम कोर्स, मतलब साइंस और मैथ्स, इसके अंदर इंक्रीज हुआ है 43%। 1 करोड़ वुमेन एसेट बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि 1 करोड़ महिला जो ग्राम क्षेत्र में रहती है और अपना छोटा सा उद्योग खोलना चाहती है, तो 83 सेल्फ हेल्प ग्रुप बिकम अ लखपति दीदीज। हम क्या बोल रहे हैं? लखपति दीदीज। लखपति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, कुछ 10-15 महिलाएं मिलके, जैसे अगरबत्ती बनाना या तो कुछ वुडन का बनाना, कुछ क्लॉथ टाइप का बनाना, छोटा मोटा उद्योग, तो 1 करोड़ वुमेन को असिस्टेंट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। स्ट्रेटेजी बाय अमृतकाल। ये अमृतकाल कब आएगा मुझे नहीं पता है, पर हाँ इन मोदी जी के उसमें चल रहा है अमृतकाल, समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो जरूरी है, हमको नेट जीरो कब बनना है? 2070 तक। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक बनना है हमको नेट जीरो? 2070 तक। वाइबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ द विंड एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी के लिए हम फंड करेंगे। सेटअप ऑफ कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे सीएनजी पीएनजी को कंप्रेस बायोगैस से। फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा बायोगैस एग्रीगेशन मशीनरी को, तो अच्छी बात है। रूफटॉप 1 करोड़ हाउस होल्ड को अभी तक मिल चुका है 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दिया जाएगा, जो आपके रूफटॉप पे आपने सोलर पैनल्स लगा लिए हैं। तो अडॉप्शन ई बसेस, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो फाउंड्रीज, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके और ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, तो 43.9% इंक्रीज हुआ है। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं और 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट दिए गए हैं एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैन दिए गए उजाला योजना में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है उज्ज्वला और उजाला, ठीक है, उज्ज्वला और उजाला योजना से। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट बिताया एसएनएलपी से। ठीक है, ये योजना है एसएनएलपी। अमृतकाल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले इंप्लीमेंट ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम पीएम गति शक्ति टू लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रेलवे, जो चीप है, तो हमको 3 कॉरिडोर्स बनाने, जिसको हम क्या बोलेंगे? पीएम गति शक्ति। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज निगोशिएट, मतलब हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। ठीक है, तो थोड़ा पानी पीने दो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिटिंग एयरपोर्ट एंड कंप्रेसिव उड़ान स्कीम। पूरे देश का आम नागरिक, हमको क्या करना है? छोटे से छोटे एरिया डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करना है? जोड़ना है एयरपोर्ट से, जिसकी वजह से क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा सफर कर सके, मतलब फ्लाइट्स वगैरह में। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बाय मेट्रो रेल एंड नमो भारत, ठीक है, मेट्रो रेल से हमको जोड़ना है। तो एफडीआई हम देख सकते हैं 2005 से 14 के बीच में 298 और 14 से 23 के बीच में 596 बिलियन का ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, जो हमारा एफडीआई है वो डबल हुआ है।
तो बहुत अच्छी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है। नेशनल हाईवे देखिए कितना किलोमीटर बन गया है, 14,46,034 किलोमीटर बन चुका है। कार्गो ट्रैफिक मेजर पोर्ट्स कितना बन चुका है, 720 मैट्रिक टन। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेल रूट कितना बन चुका है, 50,384 94। और एयरपोर्ट मूवमेंट मेट्रिक टन में 25 हो गया है, और नंबर ऑफ एयरपोर्ट कितने हो गए, 149। तो डेवलपमेंट दिख रहा है जो कि गवर्नमेंट बता रही है। ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक रूट्स पूछा जा सकता है या नेशनल हाईवे पूछा जा सकता है, जो कि 14,46,034 है, ठीक है। और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितने हो गए इंडिया में, 149, ठीक है। आगे बढ़े, अमृतकाल एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट इन फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट जनरेशन। हमको क्या करना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, 100 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में मेट्रोज लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, एजुकेशन लाना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, और क्या करना है, एसिड टू स्टेट इन अ फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। राज्य को अपना क्या करना है, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करना है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो 89 हो चुके हैं परसेंटेज, और यहाँ क्या हो चुका है, 13,195। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लाख पॉपुलेशन 13,13,195 हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन गर्ल फॉर 19 टू 14 ईयर हमको प्रोवाइड करना है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एक्सपेंडिचर इंप्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हमको पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी जैसी स्कीम के अंदर बच्चों के लिए अच्छा फूड और न्यूट्रिशन डिलीवरी दिए। यू विन प्लेटफॉर्म टू इम्यूनाइज इफेक्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू रोल आउट, मतलब हमको क्या करना है, मलेरिया हटाना है, ठीक है, कूफिंग कफ हटाना है, ठीक है, बीसीसी का टीका लगाना है, बीसीजी का टीका लगाना है, तो ये यूविन प्लेटफॉर्म। हेल्थ कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम 5 लाख रुपए मिला करेगा हर फैमिली को, ठीक है, टू बी एक्सटेंड टू आशा आंगनवाड़ी वर्कर एंड द हेल्थ, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। अमृत काल में और देखते, हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजना क्लोज टू अचीव टारगेट 3 करोड़ हाउस एडिशन 2 करोड़ टारगेट बाय नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 3 करोड़ लोगों को अभी तक क्या मिल चुका है, ग्रामीण में घर मिल चुका है, ठीक है। और 2 साल मतलब 5 साल के अंदर 2 करोड़ और घर मिलने वाले हैं। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू लॉन्च प्रमोट मिडिल क्लास बाय बिल्ड देयर ओन हाउस, मतलब शहर में भी लोग अपना बजट घर बना सके, इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अब आ जाते हैं टूरिज्म। तो टूरिज्म को लेके G20 सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट डाला था। G20 से क्वेश्चन भी बहुत आए हुए थे इस साल। G20 मीटिंग इज 60 प्लेसेस प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल ऑडियंस, ठीक है। तो G20 की भी बात चल रही है, अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल एंटरप्रेन्योर्स, ये भी बात है। प्रोजेक्ट पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, आइसलैंड जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लोन टर्म भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सब चीजें भी टूरिज्म को इम्पैक्ट करें, क्योंकि टूरिज्म से हमारे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प मिलती है, और जो पैसा डॉलर्स में आएगा या कोई भी करेंसी में आएगा तो हमारा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी ऑफ द अमृतकाल लास्ट है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, अमृतकाल के 5 पॉइंट देख लेते हैं। गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, इस पे बहुत बवाल भी मचा था, किसान आंदोलन भी हुआ था। देखिए क्या होता है, किसान अपनी खेती कर रहा है, खेती करके वो क्या करता है, अपनी जो फसल होती है वो ज्यादातर गवर्नमेंट को एमएसपी पे दे देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, या तो प्राइवेट को भी बेच सकता है। पर मुद्दा है, प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि जनरली पोस्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और वो अपने वादे से मुकर जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डेप टू एक्सपांड ऑल एग्रो क्लाइमेट जोन्स, ऑटो आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटेजी फॉर्मेट अचीव आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू एनहांस फिशरीज एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स वगैरह, 5 इंटीग्रेटेड एक्वेटिक टू बी सेटअप। तो आई होप सो आपको ये सब चीजें देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन 23-24 से लेके
2352 करोड़ रुपए का हो चुका है। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब मत्स्य पालन वगैरह, मछली पालन वगैरह, ठीक है। डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब मेरे को तो नहीं लगता किसी काम का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट एक बार देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आपको लग रहा है देश में अभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ क्या लिखा 3.2% ही है, बस फालतू बकवास करते रहते गवर्नमेंट। 3.2% कहाँ से, अभी 7.8% का डाटा रिलीज हुआ था। मतलब ये वो बोलना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, कितने परसेंट से, 3.2% से, तो ठीक है उनको लग रहा है, पर सच्चाई तो यही है, बेरोजगारों की कमी नहीं है भारत में। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है हमारा इस साल भी, जीएसटी 1.71 लाख करोड़ का जीएसटी आया है, ठीक है। राइज एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। इन्फ्लेशन, कहाँ इन्फ्लेशन कम हुआ है, 6.7% तो चल ही रहा था, अभी तुरंत जनवरी फरवरी आते से इन्फ्लेशन कम हो गया, इसे कैसे कम हो गया। अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म, ठीक है, टैक्सेशन रिफॉर्म देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिब्यूट टैक्स 10 लाख, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब आपका क्या हो गया, बेसिकली इनकम टैक्स। नंबर ऑफ रिटर्न फाइल फेल बाय 2.4 टाइम्स, रिटर्न लोग ज्यादा फाइल कर रहे हैं। फास्टर रिफंड मिल रहा है, एवरेज रिटर्न फ्रॉम 93 डेज टू 10 डेज कम हुआ है। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी हम कर चुके हैं, वो तो बता दिया, 1.71 लाख करोड़ हुआ है। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन बायोन्सी ऑफ द स्टेट रेवेन्यू, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन वगैरह अच्छा हो रहा है, तो ये सब चीजें अच्छी। सेटलमेंट अबाउट द जीएसटी इन लार्ज एरिया, डिक्लाइन इन द इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019। कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन, टैक्सेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। विड्रॉल ऑफ द आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, रिडक्शन ऑफ सेम टैक्स रेट, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स 22% है, 15% न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। रुपीस कम, ये हमने देख चुका है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है, और सबसे ज्यादा जा कर रहा है हमारा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पे करने में 20% चला था, डिफेंस पे हमारा 8% का खर्चा है। एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया हुआ है। 6.2 लाख करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट को 2.78 लाख करोड़ दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.55 लाख करोड़ दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर को 2.3 लाख करोड़ दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2.3 लाख करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1.68 लाख करोड़ दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.37 लाख करोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर को 1.2 लाख करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें दी हुई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा, मनरेगा में कितना बजट दिया हुआ है, 86,000 के समसम दिया हुआ है, करोड़ में ही है ये, ठीक है। मेजर स्कीम इन द करोड़, 86,000 करोड़ के लमसम दिया हुआ है मनरेगा को। आयुष्मान भारत में 7,500 करोड़ रुपए का बजट दिया हुआ है। लिंक इनिशिएटिव में 6,200 करोड़ के लमसम पैसा दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चर 6,903 करोड़ रुपीस दिया हुआ है। सोलर पावर के लिए 8,500 करोड़ पैसा दिया हुआ है, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिसीव्ड है और वो कैपिटल रिसीव्ड है, आप आराम से देख लीजिएगा, मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर आई होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बजट में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पिन डाउन करिए, कमेंट लिखिए, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली को बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल।